नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार वक्फ और बीफ पर नीतीश की चुप्पी का राज क्या है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब बिहार विधानसभा में विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से इस बारे में मुंह खोलने को कह रहा था, तो नीतीश कुमार ने चुप्पी बनाए रखा। और जब बीफ को सार्वजनिक स्थान पर असम में बैन किया गया, तो नीतीश कुमार मुंबई में थे। उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे, विजय चौधरी भी थे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, जी हां, केसी त्यागी, बीजेपी को राजधर्म का याद दिला रहे थे। सवाल यह उठता है कि वक्फ और बीफ पर कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ चल रहा है। खबरें कई आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जनता का मिजाज टटोलने निकल रहे हैं, और जनता का मिजाज टटोलने के बाद नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं। तरह तरह की बातें सामने आ रही। पर क्या नीतीश कुमार वाकई चुप इसलिए हैं? क्या नीतीश कुमार वक्फ और बीफ पर नाराज हैं? क्योंकि वक्फ को लेकर के कहा जाता है कि टीडीपी और जेडीयू के द्वारा आवाज उठाने के बाद ही जेपीसी बनाया गया था। जेपीसी की कई मीटिंग हो चुकी है और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया है। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि 2025 में चुनाव भी होना है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है या उनकी पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार का जो 3C वाला छवि है, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, ये किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। क्या होने जा रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार नीतीश की चुप्पी का राज क्या है, वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दो सज्जन जुड़े हैं। रवि उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अजय कुमार झा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि जी, वक्फ और बीफ, क्या दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जेडीयू असहज महसूस कर रही है? नहीं, देखिए पंकज जी, असहज और सहज की बात नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस के कालखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय यह जो संशोधन आया था वक्फ बोर्ड पे, ये समझ लीजिए, तो ये अब जो है सो ये जेपीसी बन गई। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनी है, तो वह जेपीसी के अधीन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो अब निश्चित रूप से नीतीश कुमार की बात आपने शुरू से ही कही कि CCC से वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जहां तक बात है, अगर यदि आपने देखा भी था कि जब नीतीश कुमार का मन मिजाज नहीं उतरता है, तो नैया से किसी के नाव पर सवार रहते हैं, वह उतर भी जाते हैं। यह आप भी खूब बखूबी समझते हैं और जानते भी हैं नीतीश कुमार। नहीं तो क्या नाव से उतरने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए, नाव से अभी उतरने की कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन आप देखिए, जो चुप्पी है नीतीश कुमार की पार्टी की, जो चुप्पी है, निश्चित रूप से आपके लिए और मेरे लिए यह सवाल बनता है कि वह क्यों वक्फ बोर्ड पे नहीं कुछ बोल रहे हैं। बढ़ करके बोलना चाहिए, लेकिन गाहे बेगाहे उनके नेता जो है सो दबी जुबान से कहीं ना कहीं बोल जरूर देते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, कि वक्फ बोर्ड में, देखिए, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कभी आप उनका भी मन मिजाज पढ़िए, और जो सरकार क्या चाह रही है यह भी समझा जा सकता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिस मन और मिजाज के हैं, या उनकी पार्टी जिस मन और मिजाज की है, वह हमको नहीं लगता है कि वह इधर उधर कुछ होने। और अभी तो एनडीए की जो सरकार है, उसमें नीतीश कुमार एक मजबूत स्टेक होल्डर है। तो इस लिहाज से हम नहीं समझते हैं कि वह इस तरीके की बात कहीं पर भी जो चल रही है या दिखाई पड़ती है कभी गाहे बेगाहे कि नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाएंगे, वो कुछ नहीं। अब देखिए, जो बीफ की बात है, निश्चित रूप से बीफ की बात पर जो भाजपा जो एग्रेशन मूड में है, अब आप कहिएगा कि दोनों का गठबंधन है, अलायंस है, तो जो देखिए, तो अब यह अलायंस है, तो इसको चलाने की भी मजबूरी है, और यह मजबूरी भी है और जरूरी भी है। क्योंकि अगर जरूरी और मजबूरी इस लिहाज से है कि अगर यदि ये लोग मिल करके नहीं रहेंगे, तो फिर आने वाला 2025 का चुनाव जो है सो इनके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से तेजस्वी
अब आप देखिए चौथे चरण की यात्रा सीमांचल से करने जा रहे हैं, तो सीमांचल से जो उनकी यात्रा होगी उसमें देखिए वह क्षेत्र कहां था, वह सीमांचल कभी आपको आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वह भी वो उनके हाथ से स्लिप कर गया। और विधानसभा के चुनाव में देखा गया कि जो है सो कई सीट सीमांचल के जो है सो इधर से उधर ओवैसी की पार्टी को चली गई। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के जो भी देखिए ओवैसी रवि की जी, पार्टी, ये सारी बातें सही है, लेकिन नीतीश कुमार देश हित में भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें उनको राजनीतिक रूप से जो भी नुकसान हुआ हो, लेकिन उन्होंने वो कड़े फैसले लिए। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा और मुझे लगता है अजय झा जी इस पर बोले। आपको याद होगा सीएए को लेकर के जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और नीतीश कुमार सीएए के मुद्दे पर बीजेपी के साथ थे और उस समय उपाध्यक्ष के पद पर कौन थे? प्रशांत किशोर। उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी थी। गंभीर सवाल वक्फ को लेकर के इसलिए भी खड़ा होता है कि वक्फ अधिनियम 1954 में पारित हुआ, पहला संशोधन 1995 में हुआ, दूसरा संशोधन 2013 में हुआ, यूपीए के कार्यकाल में हुआ, और उसके बाद वक्फ को इतनी ताकत दे दी गई, इतनी शक्तियां प्रदान कर दी गई, जो शक्ति सऊदी और ओमान में भी वक्फ के पास नहीं है। सवाल यह उठता है, कहा यह जाता है कि जो जमीन वक्फ के पास चली गई तो उससे पलट नहीं सकते। सच्चर कमेटी ने भी पारदर्शिता की मांग की थी। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल चूंकि सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान के भीतर भी, उस समाज में भी तलाकशुदा महिलाएं, आम मुस्लिम, उनके बच्चे, शिया, बोहरा लंबे समय से इस कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। सवाल यह उठता है कि कई तरह की बातें हैं, इसको लेकर के चर्चाएं बड़ी लंबी हुई। इधर कार्यकारी अध्यक्ष से जब मुस्लिम उलेमाओं की कमेटी मिली, संजय झा ने कहा कि वक्फ के संशोधन बिल के कौन से प्रावधान से आपको दिक्कत है, हमें बता दीजिए। हम जेपीसी में भी अपनी मांग को रखेंगे, संसद में भी उठाएंगे, हम बीजेपी के सामने, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। ऐसे में गंभीर सवाल यह उठता है कि वक्फ में संशोधन की जरूरत है और ये बात जेडीयू भी मान रही है। इसलिए वक्फ को लेकर के जेडीयू असहज जरूर है, लेकिन उसको लगता है कि समय की मांग है और वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए। बीफ को लेकर के जेडीयू को एतराज था, तो एक तरह से अब जेडीयू ने अपना एतराज जाहिर कर दिया। आप क्या कहते हैं अजय कुमार झा जी? बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल राजनीति है और राजनीतिक मजबूरियां हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इतना आसान होता तो भाजपा जिस तरह से अपने मुद्दों को और नैरेटिव्स को रख रही है लोगों के सामने और जिस तरह से उसे सपोर्ट भी मिला है जनता का, तो ये काम भाजपा बहुत पहले कर चुकी होती। कुछ कंपल्सन्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी उससे मुखातिब है, बीजेपी भी मुखातिब है और उसी तरह से हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी भी मुखातिब हैं। और नीतीश कुमार जी की जो छवि रही है वो सबको मिल मिला करके लेकर चलने वालों की छवि रही है, इसके बावजूद इसके कि वो दोनों धड़ों में आते जाते रहे हैं। मतलब दो जो खेमा रहा है राजद और इधर भाजपा का, वो दोनों के साथ आते जाते रहे, सरकार बनाते रहे और अब भी कुछ उसी तरह से है जैसे भाजपा के साथ हैं। और भाजपा के समय में यह बिल आया भी है और जिस पर जेपीसी में चर्चा चल रही है। और अब ऐसे में क्या करना है, जो अभी आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है पंकज जी, कि नीतीश कुमार जी अपने पत्ते को यहाँ खोल नहीं रहे हैं। देखिए एक तरह से उनका पत्ता साफ साफ, वैसे खुल करके वो जो कहें या ना कहें, परंतु बिल्कुल साफ है और खुला हुआ है कि वो खुलकर बोल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुला हुआ पत्ता यह है कि वो खुलकर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं और वो पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। अब जैसे देखिए बिहार में ही अगर आप देख लीजिए तो एक सीमांचल का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पॉपुलेशन बेस भी बड़ा है, वहाँ करीब करीब 40% प्लस वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अब आप डेमोग्राफिक चेंज के कंटेक्स्ट में कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए वो हो चुका है। और वैसे और करीब करीब 38-39 जिले जो हैं बिहार में, उसमें 20 जिले में 10% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन। ऐसे ओवरऑल आप देखें तो
18% पॉपुलेशन मुस्लिम का बिहार में हो चुका है। उसमें इतने करीब करीब 20-22 जिले ऐसे हैं जहां 10% से ऊपर इनका 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 वजूद है। और इसके बाद वैसे में ये जो स्विंग वोट की तरह ये काम करते हैं, इनका जिधर भी वोट जाएगा वो स्विंग, अगर आप जैसे देखें, भले ही इनकी संख्या जो भी हो, लेकिन अगर वो इकट्ठे गया तो निश्चित तौर पर उस पार्टी के लिए जिसके खिलाफ जाएगा उसके लिए मजबूरियां खड़ी हो जाएंगी। और यही कारण है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा के लिए ये परेशानी बन जाती है हर एक जगह कि वो खुल करके कह नहीं सकती है। हालांकि अब तो इस बार काफी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरियां आप देख रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल एक हैं, मिली हुई हैं। उन्हें उनके लिए दो महत्वपूर्ण आधार है, एक कास्ट बेस और दूसरा ये जो मुस्लिम वोट का जो बहुत प्रभाव है पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों को अगर आप देखें, और बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम यही की करेंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति है जो मैंने भी आपको कहा। तो और वैसे में मान लिया गया है, और है भी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाजपा को लोग मान रहे हैं कि वो हिंदू नैरेटिव से उसका इत्तेफाक है। और इधर अपोजिशन पार्टियां इस बात से बिल्कुल गुरेज करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हिंदू एज ए होल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए मायने रखता है जातियां, जो मायने रखती हैं। तो अब जातियों के तो लीडर हैं ही हैं, तो वो उनका उनका वोट पर तो उनके साथ रहेगा ही। तो वैसे में अब जो इकट्ठा वोट जहां खड़ा है वो तो मुस्लिम का ही है, तो उसके साथ खड़ा होने में ही फायदा है। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो हर एक जगह पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरह से चल रही हैं, तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक, इधर आसाम से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात तक। तो ये स्थिति तो बिल्कुल साफ है। तो अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिक अब थोड़ा दो तीन सेंटेंस में यह कह देना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी इन्हीं वजहों से खुल करके न वक्फ बोर्ड के बारे में बोल पाएंगे और न बीफ के बारे में बोल पाएंगे। हालांकि वो स्टैंड ले रहे हैं। अभी भी नायडू साहब ने जो कहा है कि वो इसके खिलाफ हैं, वो चूंकि उनके भी अपने लिमिटेशंस हैं, उन्हें भी वहाँ मुस्लिम वोट चाहिए होता है, और तो वो भी खुल करके तो एक तरह से कह ही चुके हैं कि वो इसको बिल्कुल साफ नहीं होने देंगे। और नीतीश कुमार जी भी उस पर चुप ही चुप हैं। तो मुझे अब देखना होगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ है कि वो इसमें बहुत ज्यादा खुल करके कुछ आने वाले समय में 2025 के इलेक्शन को खास करके मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सीधा सीधा फायदा राजद को मिले और कांग्रेस को मिले। देखिए रवि उपाध्याय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, दरअसल 2013 में वक्फ के बेसिक एक्ट में जो परिवर्तन हुआ, 1995 का जो बेसिक एक्ट में बदलाव लाया गया, 1995 की धारा 3 में वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है, इसके कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तरह तरह की बातें होने लगी। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को एचसी और एससी में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तरह तरह की बातें होने लगी। सवाल यह है कि इस तरीके से बात करना कि वक्फ संशोधन बिल में जो 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है कैबिनेट में और फिर जेपीसी में भेजा गया है, और संजय झा द्वारा ये कहा जाना कि आपको कौन से मसौदे से दिक्कत है, कौन से प्रावधान से दिक्कत है, आप वो बताइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू इस बात को लेकर के मान चुकी है, उसकी टॉप लीडरशिप समझ चुकी है कि देश की जरूरत है, ये इसको चेंज किया जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए शायद सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि भाई इसमें पारदर्शिता की बेहद जरूरत है। रवि उपाध्याय जी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि पॉलिटिकल मजबूरी जरूर भी है, पर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को यह लगता है कि देश के लिए, राज्य के लिए ये दोनों जरूरत भी है। और जिस तरीके से ललन सिंह कह जाते हैं कि आप हमें वोट नहीं करते हैं लेकिन हम सबके कल्याण के लिए काम करते रहेंगे, तो ये भी मैसेज क्लियर है कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए जो जरूरी होगा वो हम करते रहेंगे। देखिए, अब कल ललन सिंह तो कल की ही बात है कि कटिहार में ही कहा गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है सो मुस्लिम जो है सो अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं किया, जेडीयू को नहीं दिया। यह सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पंकज जी हम लोग इसमें और भी हम लोग देखें कि वक्त की जो संपत्ति होती है उसका कोई
पारंपरिक मालिक नहीं होता है। एकदम यह पूरी तरह से यह क्लियरिटी के साथ है, नंबर एक। नंबर दो बात कि आपको यहाँ पर जो चुने हुए सदस्य और अधिकारी ही द्वारा यह प्रबंधन किया जाता है, तो यह सब भी कहीं ना कहीं लोचा है इसमें। और ये इसमें अब ये लोग मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं वह कहते हैं कि सरकार के इस जो स्टेप्स है उससे जो है सो धर्म में दखल दिया जा रहा है। तो यह सब इन्हीं सब बातों से जो जेडीयू है वह थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि जैसा अजय जी ने भी कहा कि अब 2025 में चुनाव होना है, तो जेडीयू देखिए हर बात को समझ रही है कि वह एक पूरी तरह से एक मुश्त वोटिंग जो होता है मुस्लिम का, वह अगर यदि आरजेडी को चला जाएगा तो वह उसके लिए लाभकारी नहीं होगा 2025 के चुनाव में। या आपने देखा भी होगा कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी जो नतीजे आए उसमें बार बार इस बात को कहा गया कि देखिए जो आरजेडी को जितना वोट या इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को जितना वोट परसेंटेज मिलना चाहिए था मुस्लिमों का, वह नहीं मिल सका। तो यही बात कही भी जा रही है। और देखिए इस बात पर मुहर अब के जो उपचुनाव हुए 4 सीट के, उसमें भी आपको उपचुनाव में भी दिखाई पड़ा कि मुस्लिमों के गढ़ में भी आरजेडी को शिकस्त खानी पड़ी। तो यह कहीं ना कहीं इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि तेजस्वी की जो चौथे चरण की यात्रा है वह सीमांचल को ही वह हिट कर रहे हैं। और वह तमाम वो सीमांचल का इलाका जो कभी जो उनका गढ़ हुआ करता था, उसमें जो बीते विधानसभा के 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो आरजेडी वैसा नहीं कर सकी, तो इसी को अचीव करने के लिए है। और कौन इसमें हाथ डालेगा जलने के लिए, ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें अगर कोई भी पार्टी अगर हाथ डालेगी तो निश्चित रूप से उसको जल जाना होगा। माने राजनीतिक रूप से आप समझ लीजिए कि वोट उसको नहीं इधर उधर मिलेगा। तो इसलिए भाजपा के बारे में तो कंसेप्ट सबका क्लियर है कि भाजपा क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता ना। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ की घोषित करने पर मोदी सरकार नियंत्रण चाहती है। राज्य और केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है मौजूदा कानून में, इसलिए वक्फ बोर्ड को आपकी अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करनी होगी और बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव भी करना होगा। ये सब तरह की मांगे हैं जो कि जरूरी है। सच्चर कमेटी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कई लोग कहते हैं कि इसको कुछ लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब सीए जैसे मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के साथ थे, तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भले ही मुखर ना हो लेकिन सरकार के साथ रह सकते हैं। और ये तो जेपीसी के बाद दिखेगा, क्योंकि संजय झा का ये कहना कि कौन से प्रावधान पे, मसौदे पे आपको दिक्कत है, आप बताइए, हम सरकार के सामने रखेंगे। ललन सिंह का सदन में ये बोलना कि भाई धर्म में इंटरफेरेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस है, इसके नियमों में बदलाव पहले भी हुआ है, अब भी होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है डॉक्टर संजय? नहीं, उसमें गलत कहीं नहीं है। और जो ट्रांसपेरेंसी है, 40 जो इसमें मामले हैं जिसको कि जेपीसी कमेटी के सामने रखा गया है, कहा ट्रांसपेरेंट नहीं, तो ट्रांसपेरेंट कर देने में क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मेरी आवाज नहीं जा रही है? अब आ रही है, आप बोलिए, अब आ रही है जी। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी कि अगर मान लिया जाए कि वक्फ की संपत्ति है, किसी ने डोनेट ही किया है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड करवाने में क्या दिक्कत है? और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में वो जमीन दर्ज हो जाए, वक्फ बोर्ड ही उसको तय करेगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ही तय करेगा कि वो किन लोगों को उसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन जमीन रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा तो वो जमीन भारत की जमीन है ना, और संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। धार्मिक न्यास बोर्ड भी है, उसकी भी जो जमीन है वो रजिस्टर्ड है। तो जब हर जमीन रजिस्टर्ड है, वो निजी जमीन हो, गैर मजरूआ जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, न्यास की जमीन हो, जिसकी भी जमीन हो,
है तो वो भारत की जमीन। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये दिया गया कि उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए कि वक्फ की जमीन कितनी है, इसमें तो मैं नहीं मानता हूं कि इसमें किसी का नुकसान हो जाएगा और किसी का भला हो जाएगा। कोई नुकसान जैसी तो बात नहीं है। रह गई बात कि जेपीसी कमेटी के लोग जब पूरे देश में घूम घूम करके उस पर राय ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी कोई इस पर आपत्ति होनी चाहिए। ललन सिंह ने तो एक बयान दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी भी ठीक है, अल्पसंख्यक उनके साथ खड़े होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात है। वक्फ के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, पारदर्शिता से कोई नुकसान नहीं है। आपने कहा ना कि अगर उस पर दुकानें बनी हुई है, अगर उस पर कोई ऐसा बिजनेस का ये चल रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप का काम हो रहा है, तो क्या उसका लाभ उन गरीब बच्चों को, उन गरीब लोगों को मिल पर? इसमें मामला गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमानों का है। इस चीज को समझना होगा। अमीर मुसलमान उस पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, और सच्चर कमेटी की आपने बात की, गरीब मुसलमानों के हिस्से में कुछ चीजें नहीं जा पाती है। तो अगर वक्फ की ही संपत्ति है और उससे वेलफेयर का काम गरीब मुसलमानों का ही हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? और अगर चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाए कि वक्फ की कितनी जमीन है, उसका क्या उपयोग होता है, उससे रेंटेड जमीन कितनी है, और वेलफेयर के काम कौन कौन से होते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लोगों को आपत्ति होने की बात जैसी मुझे लगती है। हालांकि अभी वो बिहार नहीं आए हैं, वो जो टीम है उनकी, और मैंने पहले भी कहा था कि वो जो 31 लोगों की टीम है, 21 लोकसभा के मेंबर हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो 6 लोकसभा के मेंबर जो हैं वो भाजपा के हैं, और राज्यसभा में भी 3 मेंबर बीजेपी के हैं। तो अगर 6, 3, 9 या 10 की भी बात कर लिया जाए, तो क्या 21 मेंबर जो निर्णय लेंगे उसमें जेडीयू के भी मेंबर हैं, तो क्या बाकी लोग ऐसा कोई निर्णय ले लेंगे जिससे अल्पसंख्यकों में नाराजगी फैल जाएगी? भाजपा को लेकर के हो सकता है कि वो ध्रुवीकरण के लिए, हिंदू वोट के लिए कुछ ऐसे निर्णय ले सकती है जो उनके हित में नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय झा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन रवि उपाध्याय जी, जितना जेडीयू कॉशस हो रही है, बड़ा सावधान हो रही है, जेडीयू को विधानसभा में भी वैसा मुसलमानों का वोट नहीं मिला है, लोकसभा में भी मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया है, और इसलिए 11 उम्मीदवार 2020 में जेडीयू ने खड़ा किया था, एक भी नहीं जीता। जमा खां को इनको इंपोर्ट करना पड़ा, दूसरी पार्टी से आए और अब इस पार्टी में शामिल हो गए, मंत्री बन गए। 2024 के लोकसभा में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार की भी जीत नहीं हो पाई। देखिए, कटिहार हार गए, आपको ध्यान ही होगा, कटिहार में जेडीयू हार गई, पूर्णिया हार गई, किशनगंज हार गई, ये तमाम सीटें हार गई। ऐसे में सवाल उठता है कि ठीक है, जेडीयू को लगता है जो कुछ परसेंटेज भी आता है आए, जो 3C का तमगा है नीतीश कुमार से हटे नहीं, इसलिए जेडीयू प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रही है। लेकिन जेडीयू करेगी वही जो जेडीयू को ठीक लगता है, और जेडीयू के तमाम दिग्गज नेता जो नीतीश कुमार और उनके आसपास हैं, मुझे जो जानकारी है वो तो बीजेपी के साथ ही चलना पसंद करते हैं। इसमें असहजता होगी, लेकिन अंत में बीजेपी के साथ ही जुड़ेंगे। आपका क्या कहना है? मैं यही सवाल अजय झा जी से भी करूंगा। नहीं, बात बिल्कुल सही है आपकी। वो लोकसभा के चुनाव परिणाम का अगर आप देखेंगे तो उसमें यही बात फैक्ट भी है। लेकिन अब हाल के दिनों में आप देखिए, हम जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, उपचुनाव के नतीजे जो अभी 4 सीट पर हुए, उसमें आप देखिएगा कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है सो तमाम आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी ने हिना साहब को इंट्रोड्यूस किया। हिना साहब उनके साथ नहीं थी, मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी, ओसामा साहब उनके पुत्र, उनका भी रात में देखिए वहां पर कार्यक्रम लगाया गया था कि मुस्लिम वोट इधर से उधर हो जाए, लेकिन बावजूद इसके वोट नहीं हुआ वह वोट। और यह इस बात को हमारे कहने से आप मत मानिए पंकज जी, लेकिन जो फैक्ट फिगर है उस 4 उपचुनाव के, आप उसमें देखिए कि मुस्लिम वोट किधर गया। मुस्लिम वोट निश्चित रूप से आपको जेडीयू को मिला है, नहीं मिलता तो यह परिणाम, यह नतीजा जो 4 सीट का था वह होता ही नहीं। और देखिए, अब चुनाव में आपने देखा कि सुरेंद्र यादव को कहना पड़ा कि हम अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे, तो इस तरीके की बात हो गई। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, मुस्लिम भी अब क्या चाहते हैं, मुस्लिम वही चाहते हैं, ठीक है भाजपा से उनको, भाजपा की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के तीर छाप पर निश्चित रूप से मुस्लिमों का
का ये मन मिजाज है। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि कई तरह की सूचनाएं आती हैं, उसमें यह कहा जाता है कि आम मुस्लिम, तलाकशुदा महिला के बच्चे, शिया, बोहरा लंबे समय से कानून में बदलाव कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम्स में भी डिवीजन है वक्फ संशोधन को लेकर के, या पूरी मुस्लिम, जैसा कि जमीयत उलेमा के जो मुखिया हैं मदनी साहब, उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दे डाला था नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं ये पता चल जाएगा और उस हिसाब से ही मुसलमान वोट करेगा। तो सवाल यह है कि इसकी जो बड़ी संख्या है, जो गरीब मुसलमान है, तलाकशुदा महिला के बच्चे हैं, शिया हैं, बोहरा हैं, वो क्या सोचते, कहा जाता है वो ये सोचते हैं कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए, जैसा सच्चर कमेटी ने कहा पारदर्शिता होना चाहिए। कुछ लोग इसको पकड़ करके बैठ गए हैं और निजी लाभ के लिए इससे फायदा ले रहे हैं। पंकज जी, एक बात हम छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि जितनी बात हम लोग कर रहे हैं, यह पढ़े लिखे मुसलमान सच्चर कमेटी और तमाम तरह की बात की क्या इसमें होता है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कौन पारंपरिक इसका जो है सो मालिक नहीं होता है और चुने हुए अधिकारी ये करते हैं, और जो दानकर्ता का पैसा आता है वह भी नहीं इधर उधर झोल झाल होता है, वह यह से पढ़े लिखे मुस्लिम जाते हैं। आप देखिएगा कि मुस्लिम में अन्य जो तबका है उसको आप जाकर के आप रैंडमली आप पूछ लीजिए उसको वक्फ बोर्ड से, वह सिर्फ अगर यदि भारतीय जनता पार्टी से अगर यदि वो कहेगा अरे हमको भाजपा को नहीं देना है क्या भाई, तो उसका दूसरा लाइन लेंथ है, अब उस पर हमको नहीं बोलना, हमको बोलना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वह एक अलग। लेकिन निश्चित रूप से अगर यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक का वोट अगर यदि जेडीयू को नहीं आता तो यह आप देखिएगा सिर्फ अपर कास्ट के वोट से या सवर्ण समाज के वोट से वह इस तरीके से नहीं आपको चुनाव जीतती। ठीक है, आप अगर यदि आप कहिए कि वो तीसरे नंबर के पायदान पर चली गई विधानसभा के गणित के हिसाब से जेडीयू, तो वह अलग विषय था, वह उस समय कुछ मॉडल ही कुछ अलग था। लेकिन इस बार का मॉडल कुछ अलग हुआ है बिहार का, इस बात को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आप जो देख रहे हैं चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं तो वह आपको कुछ न कुछ बदलता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये जेडीयू वाले जो फूक फूक करके कदम रख रहे हैं, आप जिस फूक फूक कर कदम क्यों रख रहे हैं अजय झा जी? क्या इसलिए रख रहे हैं कि कभी गुलाम रसूल बलियावी, अरशद जमा, अशफाक करीम ये भारी पड़ जाते हैं, या फिर दूसरी तरफ संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी ये दबाव डालने, ललन सिंह, इनकी बात भारी पड़ने लगती है? नीतीश कुमार की चुप्पी का राज क्या है? क्योंकि यह तो समझा जा सकता है कि गुलाम रसूल बलियावी क्या बोल रहे हैं, अशफाक करीम क्या बोल रहे हो, अरशद जमा क्या बोल रहे हो, जमा खान, माफ करिएगा, जमा खान क्या बोल रहे हो। सवाल यह उठता है कि ये तीनों जो बड़े नेता मुस्लिम चेहरे हैं जेडीयू में, और इधर जो चेहरे हैं, ललन सिंह तो साफ बोल रहा है, संजय झा क्या सोचते होंगे ये हम लोग समझते हैं, अशोक चौधरी ने भी बीफ पे बड़ा माइल्ड कमेंट दिया, राजीव रंजन और केसी त्यागी की तरह उनका कमेंट्स नहीं था। तो गंभीर सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी का वजह यह है कि पार्टी में दो धारा अपनी अपनी बातों को रख रहा है और परिणाम स्वरूप यह तय किया जा रहा है कि बेहतर है इसको ज्यादा तूल ना दिया जाए। बीफ पर पार्टी ने विरोध कर दिया, लेकिन वक्फ पे पार्टी चुप रहने पे ही भरोसा कर रही, क्योंकि नीरज कुमार से जब पूछा गया तो वो कहने लगे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया है, कोई आंख खोल के देख ले। देखिए, अब रवि जी की बातों का पूरा सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को थोड़ा भिन्न तरीके से रखना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी जो इनके सिपासलार या जो भी इनके साथ लोग हैं उनके हिसाब से राजनीति करते हैं, बल्कि वे लोग इनके हिसाब से राजनीति करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का स्टेचर इन लोगों के बराबर का नहीं है, वो नेशनल स्टेचर पर उनकी तुलना मोदी वगैरह जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके समकक्ष होती है। तो वो उसी हिसाब से चेस में अपना जो भी वो मोहरा चलाते हैं तो लीड वही कर रहे हैं। अभी जो वर्ल्ड में अभी जो ग्लोबल जो अभी वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, खेल जो रहे हैं वो
उनके पीछे बहुत बड़ा टीम लगा है दोनों के पीछे, और वो लोग उन्हें सलाह देते हैं, परंतु चाल वही चलते हैं। अब वो उनकी बात माने या ना माने, इसलिए नीतीश कुमार जी के हिसाब से इनके अलग, देखिए किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में जो एक बहुत ही बड़ा टीम होता है, उसमें एक एक व्यक्ति और कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसके हिसाब से उसका नेता, बड़ा नेता काम नहीं करता है। नेता के हिसाब से ये लोग अपना अपना अपनी अपनी बातों को रखते हैं। बस ये तो एक वो बात हुई। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कुछ भी कहीं भी वो फूंक फूंक करके नहीं रख रहे हैं, यही उनका स्ट्रेटेजी रहा है, शुरू से ही रहा है। नीतीश कुमार जी बहुत क्लियर हैं इस मामले में कि मुस्लिमों को वो एंटागोनाइज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो भाजपा के साथ हैं तो हैं, जब भी हैं, जिस वक्त नहीं है नहीं है, लेकिन जब हैं तो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो मुस्लिम को एंटागोनाइज नहीं करेंगे, और ये भाजपा को भी सूट करता है, इस बात को भी समझना चाहिए। क्योंकि भाजपा भी ऐसा अपना टीम नहीं चाहती है जिसमें बिल्कुल उसे ऐसा टीम मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी फजीयत हो कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम टीम को लेकर के चल रहे हैं। खुद भाजपा भी कुछ इस तरह से अपना पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर कभी नहीं देती है। मोदी जी के मुंह से आप इस तरह की बात कभी आप सुन नहीं सकते हैं। अब सबको लेकर के चलने की बात के इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वह यह कभी नहीं कहते हैं कि हमें सिर्फ हिंदुओं को लेकर के चलना है। आप देखेंगे ना, अमित शाह जी कहते हैं, और अगर आप देखिए तो आरएसएस के प्रमुख जो हैं भागवत जी भी ऐसा नहीं कहते हैं। तो ये तो देश की मजबूरी है, और देश की जरूरत भी है कि हमारे यहाँ चूंकि सभी धर्मों के लोग हैं, तो हमें सबों को ध्यान में लेकर के चलना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, और नेशनल लेवल पर भाजपा के साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलने में जेडीयू भले ही अभी उसकी सीट उससे कम है, काफी कम है, लेकिन बावजूद इसके उसका स्टेचर बड़ा है। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी इस तरह से कोई फैसला नहीं ले लेंगे जिससे कि बिल्कुल कुछ एंटागोनिज्म हो जाए कुछ समूचे समाज में। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अपने उसी पुराने कार्यक्रम के हिसाब से चल रहे हैं जैसे वो पहले चल रहे थे और अभी भी चलेंगे। और चूंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब ये बात भी तय है कि अब पहले की तरह मुसलमान वोट करेगा नीतीश कुमार जी को किसी धोखे में आकर के, अब ये नहीं होने वाला है। बहुत जल्द अब उन्हें यह भाई अभी समझ आ गई है कि कुछ भी हो, कहीं भी हो, नीतीश कुमार जी अगर भाजपा के साथ हैं तो भाजपा के नैरेटिव को वो मान रहे हैं ना। हाँ, लेकिन वो नीतीश कुमार जी को यह कहने में तो बन रहा है ना कि हमने खुल करके तो आपके खिलाफ कहीं नहीं कहा, तो आप हमारे साथ तो हैं ही हैं। तो ये सबों को सूट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन सब, अच्छा, और राजनीति में कभी ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है, बराबर ये ग्रे फील्ड है। इसमें एकदम बिल्कुल किसी ने कुछ कह दिया तो उसी हिसाब से ऐसा नहीं होगा। सबको लेकर बिल्कुल चलने के लिए मुझे लगता है कि ग्रे फील्ड है, ये बात एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता, मैं आ रहा हूं रवि जी मुस्कुरा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 225 के सपने को कैसे पूरा किया जाएगा डॉक्टर संजय? 225 के सपने को तो तभी पूरा किया जा सकेगा जब ये 18-19% मुसलमान है, वो बड़ी तादाद में एनडीए को वोट करेगा, नीतीश कुमार को वोट करेगा। क्या आप नहीं मानते इस बात को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुस्लिम समाज इनको वोट करेगा। ठीक है, वो वोट आरजेडी के हिस्से में चला जाए, जनसुराज के हिस्से में चला जाए, ओवैसी जी के हिस्से में चला जाए। देखिए, कुछ बात अगर बोल रहे हैं लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग, उस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। और 2010 के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों का एक चंक, एक बड़ा वोट परसेंटेज नीतीश कुमार को मिला है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई इनसे नाराजगी हुई है, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी के फोल्ड के साथ में जाते हैं, वो वोट इनको 2%, 3%, 4% या कैंडिडेट के आधार पर, अगर इस बार तो 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, एक भी नहीं जीत पाए। अगर अल्पसंख्यक का वोट मिलता तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार तो कम से कम जीत जाते। कितना भी चिराग पासवान ने अपना दांव खेला था, क्यों नहीं जीत गए? कोई क्यों नहीं जीता इनका? तो एक सवाल तो है इनका कि वो जो 225 का आंकड़ा है उसमें कौन सा समीकरण काम करेगा। जीत और हार के समीकरण को हम उस वोट से जोड़ के नहीं देखते हैं कि वो वोट मिलेगा। बीजेपी 40% वोट ला करके जीतती है, 45% वोट ला कर जीतती है, 60% वोट तो किसी और के हिस्से में जाती ही है ना। तो वैसे कैलकुलेशन राजनीति में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यक समाज को नाराज नहीं करना चाहेंगे।
वो चाहेंगे कि अगर वो वोट नहीं भी करें, चलिए, सॉफ्ट अटैकिंग नहीं रहे। बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं, पर रवि जी ये बताइए, वक्फ पे चुप्पी और बीफ पे खुलकर विरोध, क्या मतलब समझा जाए? ये क्या मुस्लिम वोटों को कंफ्यूज करने का तरीका है, या ये बताने का तरीका है कि वक्फ संशोधन बिल देश की जरूरत है, ये देश के इंटरेस्ट में, लेकिन खाने पीने पे पाबंदी लगाना ठीक नहीं? जबकि कई तरह की बात आप महात्मा गांधी को कोट करिए, बहुत लोगों को आप कोट करिए, तो सवाल यह है कि बीफ खाना कोई, इस्लाम में भी ये तो कहा नहीं गया है कि जब तक आप बीफ नहीं खाएंगे तो आप मुसलमान रहेंगे नहीं। इस तरह की भी बात कई मैंने इस्लामिक स्कॉलर से भी ये बातें सुनी है। और जहाँ तक हिंदू समाज का सवाल है तो वो उसको रिलीजियसली देखते हैं। तो क्या बीफ पर बैन जो खुल करके जेडीयू की तरफ से आया, विरोध जो आया, वहीं आप देखिए तो वक्फ पर जेडीयू साइलेंट है। इस दोनों चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं। पंकज जी देखिए, अभी अजय झा जी बोल रहे थे, हम उनको सम्मान करते हैं। थोड़ा सा बात इसी में हम थोड़ा टैग करके फिर हम उस पर आते हैं। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वह कौन है? दिलीप जायसवाल उनका नाम है। और वह सम्मानित जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वह किस क्षेत्र से जीत करके आते हैं और कंटिन्यूटी में वो बने हुए हैं। और वैसे पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वह सीमांचल के इलाके से आते हैं। और वहां पर आप देख लीजिए कि वह जब चुनाव जीतते हैं तो कैसे जीतते हैं। तो देखिए, यही दो रूप है, दो स्वरूप है, और सबको साथ लेकर के चलने की बात है। अब नीतीश कुमार, आप जितना जो हम लोग का जो हेडिंग है जो वक्त और बीफ पर, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि देखिए, इसमें नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। यह बेहतर पॉलिसी है। आप 1000 बार बोलते रहिए, लेकिन अब देखिए संजय जी हमको हरा देते हैं, हम बोलते हैं, संजय जी चुप रहते हैं, वो जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं। तो यही होता है। अगर यदि आप चुप रहिएगा तो सबसे बेस्ट माने तरीका यही है कि आप चुप रहिए, किसी को नहीं कुछ बोलना है, नहीं इधर न उधर, और जो होगा सो तो भाई, अब राजनीति, नीतीश कुमार भी राजनीति करते हैं। आप देखिए, अजय जी कह रहे थे कि वो नीतीश कुमार जो कहते हैं भाई, देखिए नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, इस बात को आप भी मानिएगा। उनके साथ में जो आप किसी से भी कह लीजिए, कहीं से पता कर लीजिए, वो उनके जो इर्द गिर्द 2-4 चेहरे हैं, वही जो कहते हैं वही नीतीश कुमार कहते हैं, करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पहले वाला नीतीश कुमार के जो प्रशांत किशोर कह दिए जब उनके साथ पार्टी के नंबर 2 के ओहदा पर थे तब, या अन्य, अब वो नीतीश कुमार की वह स्थिति पहले वाली नहीं रही है। हाँ ठीक है, कैप्टन वही है, इसलिए इसी लिहाज से हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ये डिसीजन लिया, नीतीश कुमार ने ये कहा। तो ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि जदयू इसमें चाहती भी नहीं है कि इस मामले को, अब जब कहीं से तूल पकड़ लिया जाता है तब भले जदयू उसको बैलेंस करके इस तरीके से बीच का रास्ता, मध्यम वर्गीय जो रास्ता होता है वह कह के निकल जाना उसके लिए बेहतरी होता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू उस लाइन पर चुप है, वही बेहतरी है। अब तो जेपीसी के पास चला गया और यही कह के पल्ला झाड़ लिया गया, तो यह सबसे बड़ी बात है। और बराबर देखिए, जो भी धर्म गुरु है उनसे बात, देखिए आप ललन सिंह की बात करिए या संजय झा की जो कार्यकारी अध्यक्ष उनकी बात करिए, आप बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा तो समझ में आएगा कि वह न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बीच का रास्ता, मध्यम वर्गीय रास्ता निकाल करके वो लोग चल देते हैं। तो यही राजनीति तो यही है। क्यों अपना जो 4 वोट भी आने वाला है, उस 4 वोट को भी इधर से उधर कोई करेगा। और हम बार बार इस बात को कहते हैं पंकज जी कि देखिए, जो उपचुनाव के नतीजे है, कोई माने ना माने, लेकिन मुस्लिम वोट इस बार जेडीयू को पड़ा है इस उपचुनाव के नहीं तो इस तरीके से इतना बड़ा खेल आपको नहीं होता कि एनडीए 4 की 4 सीट जो है सो अपने पाले में कर लेती इस बार के विधानसभा के उपचुनाव। जी क्या डॉक्टर संजय सहमत हैं जो कह रहे हैं रवि उपाध्याय जी? ये कह रहे हैं आप चुप रहते हैं, चुप रहकर जीत जाते हैं आप। ना, ये तो वो खुश करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, वो उनका मेरा सम्मान है। मेरा कहना है कि ये जो बोल रहे हैं कि बाई इलेक्शन में मुस्लिम वोट मिला है और इसमें सच्चाई, अब बेलागंज में तो साफ साफ दिखा, मनोरमा देवी के नॉमिनेशन से लेकर के, और बेलागंज में
लोगों ने वोट किया तभी मनोरमा देवी विश्वनाथ यादव को हरा पाई। इस बात में सच्चाई है। रामगढ़ में भी मुस्लिम लोगों ने दिया है एनडीए को वोट, जबकि वहां उम्मीदवार बीजेपी के थे। तरारी में भी मुस्लिम यादव ने भी दिया, संजय जी, यादव ने भी दिया है यादव लोगों ने भी दिया। तो ये जो है ठीक है, उसके परसेंटेज को हम लोग जिस रूप में ले लें, 2% लें, 3% लें, 5% लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलते रहा है। और नीतीश कुमार के प्रति तो मैं बता रहा हूं ना कि मुस्लिम समाज शुरू से सॉफ्ट रहा है। और अभी तो ये लोग निकले थे तो इन्होंने कहा कि भाई अभी तो बलियावी जाकर के किशनगंज में हुंकार भर रहे थे कि अगर आपने जेडीयू को वोट नहीं दिया तो आपको गद्दार समझा जाएगा, आपको ये समझा जाएगा, वो समझा जाएगा। आखिर बलियावी को ये ताकत आई कहां से? अगर मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं होता जेडीयू को, और उन्होंने काम गिनवाया कि जिस तरह से कब्रिस्तान की घेरेबंदी, मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका वेतनमान, और जो मुस्लिम समाज के हितों का जो ध्यान इतने वर्षों में नीतीश कुमार ने रखा है, इसी को लेकर के तो बलियावी बोल रहे थे कि अब इसके बाद भी अगर मुस्लिम समाज नाराज रहेगा नीतीश कुमार से तो इसको हम मानेंगे कि ये बलियावी के प्रति नहीं बल्कि ये जेडीयू के प्रति आपकी गद्दारी होगी। तो मुस्लिम समाज का वोट मिलते रहा है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। एक जो कहावत है ना, भाजपा को भी ये साधे रखना चाहते हैं ताकि पोलराइजेशन का इनको लाभ मिले, और इधर अल्पसंख्यकों को भी साधे रखना चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ ये उग्र न हो, बहुत ये हो करके बूथों पर ना जाए, गुस्से में ना जाए। अगर सॉफ्ट भी रहेंगे, उदासीन भी रहेंगे, उससे हमारा भला हो जाएगा। शायद नीतीश कुमार इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, और इस रणनीति का फायदा वाई इलेक्शन में तो इनको मिला। देखते हैं 2025 का जो रण होगा उसमें कितना ये साध पाते हैं, या इनकी चुप्पी का कितना फायदा मिल पाता है इनको। नहीं, चुप्पी का कितना फायदा मिल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में बीजेपी ने अपनी रणनीति से तो साफ दिखा दिया कि जो कट्टर हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व की लाइन है, उसको बीजेपी डाइल्यूट करने नहीं जा रही। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। झारखंड में ये नहीं चला, लेकिन महाराष्ट्र में तो चला, हरियाणा में तो चला। अजय कुमार झा जी, आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी थोड़ा माइल्ड रहेगी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ये वक्त की जरूरत है? जी हाँ, बेशक। मुझे तो ऐसा, अब ऐसे भी देखिए, अभी लोग जो बाई इलेक्शंस को मैंने कभी भी तब बहुत तरजीह नहीं दिया है, इसलिए कि बाई इलेक्शंस में आप देखेंगे मोस्टली, और इस बार भी दिखा है पूरे देश में, मैं एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ, पूरे देश में बाई इलेक्शंस में सभी जगह रूलिंग पार्टियां ही जीती हैं। मेजोरिटी या ज़्यादा नंबर इन्हीं को आया है। जो जहां भी मेजोरिटी, जो जहां भी जिसकी भी पार्टी सत्ता में है, उसे ही बढ़त मिली है। तो वो एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बाई इलेक्शन बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, कैटेगोरिकल होता है और पिन पॉइंटेड होता है, और साथ ही साथ ये इंडिविजुअल बेस्ड होता है। वो पर्टिकुलर नेता जो वहाँ है वो किस तरह से अपनी बातों को रख रहा है लोकल लेवल पर, और उसे कितना सहयोग मिल रहा है अपने बाकी जो उसके स्प्लिंटर्स अगर कुछ ग्रुप हो गए हैं तो उनका, इन सब चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। तो वो तो कुछ उसी तरह से यहाँ भी हुआ है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। जी जी जी। हाँ जी। तो ये तो एक बात है। और जहां तक बिहार का केस है, बिहार का केस सचमुच ही एक टेस्ट केस है भाजपा के लिए। इसलिए देखिए, अभी भी महाराष्ट्र को लेकर के कितनी हलचल मची थी। वहां लोग बिहार मॉडल अपनाने की बात कर रहे थे कि नंबर अगर कम भी है तो मुख्यमंत्री भाई आप यहीं बनाओ, इन्हीं को बनाओ। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए बिहार का केस बिल्कुल अलग है, और उस तरह से उसका एडवांटेज नीतीश कुमार जी को मिलता रहा। यहाँ मैं बार बार कहता रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ, ये ट्राइपोड पर है। यहाँ की पॉलिटिक्स ट्राइपोड पर है। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, जिसे हिंदी में बहुत माकूल नहीं है, उतना अच्छे ढंग से उसको आप नहीं कह सकते त्रिशंकु, लेकिन ट्राइपोड को हिंदी में क्या कहें, जो तीन पहिए पर जो खड़ा है। तो उसका एडवांटेज नीतीश कुमार को मिलता है। अगर इनकी पार्टी को कम भी नंबर आता है तो वो इतना नंबर इनको आ ही जाता है, जिससे ये जिसके साथ जाएंगे सत्ता उधर चली जाएगी।
तो ये एडवांटेज दूसरे किसी राज्य में नहीं है। अगर है भी तो कुछ दूसरे ग्रुप्स भी आ जाते हैं। अब जैसे इस बार ही देखिए, अगर शिंदे साहब नहीं भी आते तो इनकी सरकार बननी थी। अजित पवार जी तो थे ही, उससे सरकार बन जाती। अजित पवार जी नहीं भी आते तो इधर ये तो थे ही, इनकी सरकार बन जाती। ट्राइपॉड नहीं था वहां, यहाँ बिल्कुल ट्राइपॉड हो जाता, हर बार यही होता है। चलिए, और इसीलिए ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपने बिल्कुल साफ तरीके से इसको रख दिया। रवि जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, चुप्पी का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजिक है या इससे आगे मतलब है कि वो फिर से पाला बदल सकते हैं? क्योंकि पाला बदलने को लेकर के अब नीतीश कुमार पे कोई मतलब आम जनता भी मानती है कि कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। तो ये जो चुप्पी का मतलब जो बार बार उनको उकसाया जा रहा था, इस पर बोले विधानसभा में भी, अभी तो आरजेडी चौथे चरण की यात्रा तेजस्वी करेंगे तो और खूब जोर प्रहार करेंगे क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा। तो इस चुप्पी का क्या मतलब है कि अब नीतीश कुमार के मन में फिर से संशय है, फिर से इधर उधर कर सकते हैं, या स्ट्रैटेजिकली वो चुप रह करके विपक्ष को जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं पंकज जी, देखिए इस बार नीतीश कुमार इधर उधर कुछ नहीं करेंगे एकदम। यह अगर यदि कहीं से यह चल भी रहा है या पॉलिटिकल कॉरिडोर में या कहीं पर भी, तो यह गलत है। वो नीतीश कुमार जहां है वहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक चीज तो समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, हम फिर कह रहे हैं कि जो वह लोग वो उसी माइंडसेट के हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके कंफर्ट। अब देखिए, एक बार जिसको कंफर्ट में रहने की आदत हो गई, उसको आप बाहर निकलिएगा तो वह नहीं रह पाएगा। तो ये लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं, तो इसलिए वो लोग अब चाहते हैं कि बीच बीच का रास्ता अख्तियार करें, न इधर का न ज्यादा हार्डलाइनर भी नहीं होना है, नहीं इधर होना है। क्योंकि देखिए, यही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल मूव इसी को कहते हैं, हम जहां तक समझ पा रहे हैं तो यही है कि बीच का रास्ता, मध्यम वर्गीय रास्ता अपनाइए। न ज्यादा एग्रेसिव होना है, न कुछ तेजी होकर के बोलना है, बीच बीच का रास्ता बनाइए। जिस तरीके से संजय झा कह रहे हैं, जिस तरीके से ललन सिंह कह रहे हैं कि हम तो वह, और अपना काम भी गिनाइए कि मुस्लिमों के लिए हमारी सरकार ने नीतीश कुमार के लीडरशिप में क्या क्या किया गया। अब देखिए, जैसे कई बात संजय जी ने कहा, उसमें देखिए अब थानों में जो है सो उर्दू उर्दू माने जो की बहाली, दरोगा की बहाली हुई है कि थाना में भी अब जाइएगा तो उर्दू में आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा, सो दैट कि अब वो उसको हिंदी इंग्लिश में नहीं, उर्दू में भी दीजिए, एक्सेप्टेबल है वो। तो ये एक बहुत बड़ी पहल। और ये जो उर्दू वाली बात है, जो थाने की बात है, यह आपको ग्रामीण इलाकों तक में यह बात गई है कि देखिए, नीतीश उर्दू शिक्षक तो थे ही, सब थे, अब देखिए थाने में भी उर्दू पुलिसकर्मी की बहाली हो रही है। तो यह एक बड़ी बात है जो कि आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो नीतीश को ठीक है, अब भारतीय जनता ठीक, पार्टी की सरकार में बिल्कुल, साथ है। बिल्कुल। क्या डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि नीतीश कुमार की रणनीति ही यही है कि अपनी आवाज में माइल्ड रहो और जो कुछ वोट हासिल कर सको वो कर लो, पर यह मैसेज क्लियर कट दो कि हम बीजेपी के साथ जरूर हैं पर हम कम्युनल नहीं हैं, और इसलिए हमारा आवाज, हमारी बातचीत वो सेकुलर ढर्रे पर होगी। हम उनके हर चीज का समर्थन नहीं करेंगे, जहां जरूरत होगा वहां विरोध भी करेंगे, और इस इमेज के साथ जो कुछ भी वोट जेडीयू में आ जाए उसको प्लस ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे भी एनडीए का जो कुनवा है, अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो वो आरजेडी की तुलना में काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। नहीं, वो तो सही आपने कहा कि वो रहेंगे एनडीए के साथ ही, लेकिन जो इनका 3 सी है, वो उसमें एक सी तो कम्युनलिज्म भी है ना, और ये तो कहते ही है कि नहीं, हम उस पर कोई जीरो टॉलरेंस है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन इनके लोग अगर बोलते भी हैं तो नीतीश कुमार वहां पर शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। अभी देखिए ना, वही वक्फ वाले बाल पर ललन सिंह पार्लियामेंट में बोले, और इन्हीं के कई नेता जो यहाँ आए, इनके एमएलसी ने ही कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का जब तक स्टैंड नहीं क्लियर होगा, कौन कहां क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार इस मामले में बड़ा कैलकुलेटिव, कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना है, इसकी समझ नीतीश कुमार जी को है। तो इस तरह के इशूज पर, जिस इशूज को लेकर के मुस्लिम में नाराजगी हो सकती है, वो चुप रहना बेहतर पसंद करेंगे, वो चुप रहना ज्यादा। आपने देखा नहीं था, अशोक चौधरी जैसे ही बीफ का मामला हुआ, वो सत्यनारायण भगवान के कथा की कहानी सुनाने लगे।
कि उसमें कैसे जयकारे लगते हैं, उसमें ये भी लगता है कि जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, वो छायावाद में समझाने लगे। लेकिन नीतीश कुमार वहां भी चुप रहे, राजीव रंजन और केसी त्यागी बोले। तो ऐसा होता है कि एक स्टैंड में कुछ बोलिए जिससे लगे कि हम कितने बड़े कम्युनलिज्म के पोषक हैं, कम्युनलिज्म को हम ये करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, किसी भी तरह का एक हम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देंगे। दूसरी तरफ थोड़ा पैचअप भी कर दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं निकाला जाए जिससे कि नीतीश कुमार जी घेरे में आ जाए कि अरे ये भी तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में नीतीश कुमार बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि इंटेलिजेंटली डील कर लेते हैं और वहां पर ये साइलेंट हो जाते हैं, ताकि जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है, देखिए नीतीश कुमार जी को अल्पसंख्यक वोट मिलते रहा है, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन घटते गई है। जो 2010 में जो इनको मिला था 9 या 10% कहा जाता है कि मैक्सिमम उस समय का एक है स्टैटिस्टिक्स डेटा, उसके बाद से लगातार घटते गया। अब उतना कैलकुलेट तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन परसेंटेज में इनको वोट मिलते रहा है। 1% मिले, 2% मिले, 3% मिले। नीतीश कुमार इस वोट को लूज करना कहीं से भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो वोट भी जीत मिलता है तो उस समय जो जीत और हार का जो गणित होता है, जहां 12 वोट से, 100 वोट से, 100 वोट से, 200 वोट से जीत हार होती है विधानसभा चुनाव में, उसका एज नीतीश कुमार जी को मिल जाता है। इस वोट को नीतीश कुमार साधे रखना चाहते हैं। वो भले इसके लिए उनको चुप्पी साधनी पड़े, इसके लिए भले उनको अपने लोगों के बयानों पर लगाम लगाना पड़े कि भाई आप थोड़ा सा शांत रहिए, हमारी छवि इस तरह की रही है, वो सब करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन रहेंगे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, ये तो तय है। चलिए, तो नीतीश कुमार के साइलेंट होने का मतलब ये कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो बीजेपी से दूरी बना लेंगे। ये तीनों पैनलिस्ट इस बात को मान रहे हैं और हमसे चर्चा में उन्होंने गहराई से चर्चा भी की। सवाल ये उठता है कि वो 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी का जो विरोध रहा है उन्होंने जताया है, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि वो एनडीए से बाहर भी जा सकते हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों फिर से होने लगी। तो बिहार की बात में इतना ही। अजय झा जी आपका, रवि उपाध्याय जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।